मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि आपको बताना है कि बैक बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। कंपाउंड है NF3, तो कैसे पता करोगे कि बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। फिर से वापस अपने बेसिक्स पे जाओ, जो कंडीशन मैंने बताया था। कंडीशंस क्या था कि पहला एटम किसके बीच में होना चाहिए बेटा, पहला एटम जो होना चाहिए वो होना चाहिए था सेकेंड पीरियड का। किसका? सेकेंड पीरियड का। नाइट्रोजन है सेकेंड पीरियड का। दूसरा एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए, तो आपका फ्लोरीन देखो ये भी किसका है, सेकेंड पीरियड का है। यानी एक कंडीशन तो फुलफिल है इसका। एक कंडीशन और क्या था कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास नहीं है। और जब तक वैकेंट ऑर्बिटल होगा नहीं तो कहीं भी बैक बॉन्डिंग के होने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कहीं भी क्वेश्चन में पूछे कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगी किसमें नहीं होगी, तो दोनों कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि एक के पास एटलीस्ट वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जो यहां पे नहीं था। एक एग्जांपल मैं और देख रहा हूं, PF3। आपको बताना है क्या PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी? ये लोन पेयर है, देखो। अब फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, 3-3 आप जानते हो, और इसके पास भी लोन पेयर है। लेकिन क्या फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? ये आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे बेटा? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप जानते हो कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, कितना हो गया? 15 होता है, देखो हो गया होगा। और यहाँ पे 3d0, डी ऑर्बिटल में इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसके पास भले p ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन d ऑर्बिटल तो खाली है। ये d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? तो d ऑर्बिटल कैसे बना सकते हैं? यहां पे आप बना सकते हो d ऑर्बिटल डबल शेप का, और p के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। क्लियर है? तो यहां से ये बैक डोनेशन कर सकता है, और यहां पे PF के बीच में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। दो एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको एक साथ कि कहां पे बैक बॉन्डिंग होगी और कहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां पे बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। यहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा। क्यों बैक बॉन्डिंग हो रही है? क्योंकि यहां पे देखो फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ये तो वैकेंट डी ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो ये किस टाइप का बैक बॉन्डिंग होगा? फास्फोरस ने अपना क्या यूज किया है? 3d ऑर्बिटल यूज किया है। फ्लोरीन अपना क्या यूज करता है? 2p यूज करता है। किस टाइप का बॉन्ड बना है? तो पाई बॉन्ड। तो ये जो बैक बॉन्डिंग है क्या है? 3d पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? मैंने कहा था दो तरीके की बैक बॉन्डिंग होती है, p पाई और p पाई d पाई। तो आपको कैसा बैक बॉन्डिंग देखने को मिला है? यहाँ पे p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिला है। नाम क्लियर होना चाहिए कि क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि फास्फोरस ने अपना 3d ऑर्बिटल यूज किया है, फ्लोरीन ने अपना 2p ऑर्बिटल यूज किया है। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन अगर दिया हो तो आपको यह समझना चाहिए कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगी और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कैसा दिखेगा आपको? जैसे BF3 का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया था, तो ऐसे PF3 का भी आप कर सकते हो। ये हो गया आपका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब तीसरे फ्लोरीन के साथ ये बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं। क्लियर है? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, तीनों बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर भी आप इसका हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कहीं पे आता है कि सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग, और कहीं पे होता है सराउंडिंग टू सेंट्रल। तो आप जानते हो कि BF3 में जो बैक बॉन्डिंग हुआ है बेटा,
BF3 में जो बैक बॉन्डिंग हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग कहां से कहां हुआ है? सराउंडिंग का क्या था आपके पास? सेंट्रल एटम के पास बैक वैकेंट ऑर्बिटल था और जो सराउंडिंग था उसके पास लोन पेयर था। यहां भी जो आपका बैक बॉन्डिंग हुआ है PF3 में वो सिमिलर हुआ है। आपका जो लोन पेयर है वो सराउंडिंग का यूज किया गया है और जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है वो सेंट्रल का यूज किया गया है। एक हम ऐसे एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें आपको सेंट्रल टू सराउंडिंग आपको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये एग्जांपल फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखना। ट्राइसिलाइल एमीन की बात हो रही है। ट्राइसिलाइल एमीन क्या होता है डियर? NSiH3 होल थ्राइस। ये क्या है आपका? ट्राइसिलाइल एमीन है। इसमें आपको बताना है कि बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं NSiH3। ठीक है, अब जानते हो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड बना रहा है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है? वैकेंट ऑर्बिटल तो होता नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सिलिकॉन अब देख रहे हो 4 बॉन्ड बना चुका है, लेकिन ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास भी डी ऑर्बिटल आपके पास होगा, तो ये डी ऑर्बिटल बना लो। तो आप देख रहे हो ये किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का। ये किस पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। तो जो कंडीशन था कि एक सेकेंड का होना चाहिए, दूसरा सेकेंड या थर्ड का होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। एक कंडीशन क्या था कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए था, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए था, तो वो भी है आपके पास। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सिलिकॉन के ऑर्बिटल्स में। आप ये मत समझना कि बस ये 2 ही लोब में डोनेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डीलोकलाइज होते हैं, तो चारों जगह वो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा। क्लियर है? तो ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, किस टाइप की बैक बॉन्डिंग हो रही है बेटा? नाइट्रोजन ने अपना खर्च किया 2p और सिलिकॉन ने अपना यूज किया 3d। तो ये भी किस टाइप की बैक बॉन्डिंग है? 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग है यहाँ पे। क्लियर है? 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग से हुआ क्या? अगर आप सिंपल हाइब्रिडाइजेशन अगर यूज करोगे तो आपसे पूछा जाए कि इसका ज्योमेट्री बताओ, तो अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई रहती, बैक बॉन्डिंग इसका नहीं हुआ रहता बेटा, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है ना, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है। अब जानते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, और ये शेप क्या आता है इसका? पिरामिडल। शेप क्या आता है इसका? पिरामिडल। लेकिन अगर आप जान गए हो कि इसमें अब बैक बॉन्डिंग हो रही है, यानी ये जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग के लिए जा चुका है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अब अगर इसका मैं पूछूं आपसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। और इसकी शेप क्या होती है बेटा? प्लेनर। तो अगर आप बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि इसका शेप बताओ, ऑप्शन दे देगा पिरामिडल, बेंड्स, ये प्लेनर और कुछ और दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसका शेप क्या है। तो अगर आपने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो अपने प्लेनर इस पिरामिडल पे आप आंसर टिक करके चले आओगे, जो कि गलत होगा। अगर आप जान गए हो कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। और आंसर क्या होगा? sp2 और प्लेनर। ये क्यों हुआ? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लियर? आप यहां पे देख सकते हो जो बैक बॉन्डिंग हुआ है वो सेंट्रल टू सराउंडिंग हुआ है, सेंट्रल टू सराउंडिंग, सेंट्रल टू सराउंडिंग। BF3 में या PF3 में जो हो रहा था बैक बॉन्डिंग, वो कहां से हो रहा था बेटा? सराउंडिंग टू सेंट्रल एटम। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा। देखना ध्यान से, अगर मैं लिखूं यहां पे इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ मस्ट डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीजेज। ये मैं आपको BF3 के एग्जांपल दिया था तो बताया था कि जब भी 2 एटम के बीच में नया बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो गया है। अभी यहाँ पे एंगल कितना है? 120। प्लेनर में एंगल कितना होता है? 120।
और ये पिरामिडल है, तो इसका एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 120, 109 से कम होगा इसका एंगल, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, तो इसका एंगल 109 से कम हो गया, और जब बैक बॉन्डिंग हुआ तो उसका एंगल इंक्रीज कर गया। BF3 में ऐसा नहीं हो रहा था, BF3 में पहले भी sp2 था, बाद में भी sp2 था, तो वहां पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे चेंज हुआ है, तो हम वहां पे मस्ट यूज नहीं करेंगे बॉन्ड एंगल के लिए, हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल में चेंज। क्यों चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है, आप दोनों एग्जाम्पल देख चुके हो। ट्राइसिलाइल एमीन में एंगल चेंज हुआ है और BF3 वाले केस में एंगल चेंज नहीं हुआ है। ये भी बोल सकते हैं फिर से हम कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या बोल सकते हैं बेटा, मे चेंज। इसमें भी मस्ट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे तो चेंज हुआ है, लेकिन BF3 वाले केस में और PF3 वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ था। तो ये आपका इफेक्ट होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, 2 एग्जांपल और देखते हैं और आपका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है आपको, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है बेटा। मैंने पूछा था कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, किसमें बोल रहा है, OSI का होल ट्वाइस एंड OCl2। आपको देखना पड़ेगा कि बैक बॉन्डिंग किसमें हो रही है किसमें नहीं हो रही है। ज्योमेट्री बना दे रहा हूं मैं, ये होगा ऑक्सीजन, और ये हुआ आपका OCl2 ना। इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल x है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल y है, ऑप्शन दिया हुआ है x ग्रेटर देन y, ऑप्शन बी y ग्रेटर देन x एंड ऑप्शन सी x ग्रेटर देन y। आपको बताना है कि x ज्यादा है या y ज्यादा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए हैं, यानी 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन पे भी क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सिमिलरली ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो बैक बॉन्डिंग दोनों जगह होगी। ये आपका 2p यूज किया, ये आपका 3d यूज करेगा। सिमिलरली ये आपका 2p यूज करेगा, ये आपका 3d यूज करेगा। तो दोनों में जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, 2p पाई 3d पाई, और यहां भी क्या हो रही है बेटा, 2p पाई 3d पाई। बैक बॉन्डिंग तो होगा, आपको एंगल बताना है। अब ये बताओ कि बैक बॉन्डिंग ज्यादा किस में होगा। अगर मैं पहले ही आंसर बता दूं तो यहां पे बेटा एंगल जो होता है, अभी आप डिस्कस कर लो किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। तब जानते हो कि क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 3-3 लोन पेयर है। जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करने जाएगा तो ऑलरेडी 3-3 लोन पेयर उसको रिपेल करेंगे, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो तो आसानी से ये आपका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्लोरीन के जैसे 3-3 लोन पेयर यहाँ पे तो नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, यानी ये लोन पेयर यहीं पे रहेगा, ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन ये लोन पेयर ये नया बॉन्ड बना लेगा और सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में वो डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोन पेयर रिपल्सन है, जो लोन पेयर रिपल्सन हो रहा था बेटा, वो लोन पेयर रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो ये दोनों जो लोन पेयर है उसके वजह से जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई, है ना। यहाँ पे लेस बैक बॉन्डिंग हुआ, एक्सटेंट जो है वो बैक बॉन्डिंग का वो यहाँ पे कम हुआ। क्यों हुआ, तो ड्यू टू 3 लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। अब आप जानते हो कि अगर नया बॉन्ड का जनरेशन होता है, तब जब नया बॉन्ड का जनरेशन होगा तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एंगल ये ज्यादा होगा और ये
कम होगा, यानी आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन y। समझ में आया। दोनों में जो टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग है वो तो सेम है, 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3d पाई, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम है। क्यों एक्सटेंट कम है, क्योंकि 3 लोन पेयर उस लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। क्लियर है। तो ये आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा कि कैसे हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर किया जा सकता है, तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना आप सीख लो एक बार। टेट्राहाइड्रोक्सीबोरेट एंड आर्थोबोरिक एसिड, दो एग्जांपल है, आपको कंपेयर करना है। बीओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है आपको, है ना। कंपेयर बीओ बॉन्ड लेंथ, किसमें कंपेयर करना है बेटा, H3BO3 एंड टेट्राहाइड्रोक्सीबोरेट BOH होल 4 माइनस। इसमें आपको कंपेयर करना है कौन सा, बीओ बॉन्ड लेंथ। बीओ बॉन्ड लेंथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इसका ज्योमेट्री आप जानते हो, बोरॉन इसका भी हम बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल होगा अगर 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो। और ये OH माइनस कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे क्या था बेटा कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, और वो वैकेंट ऑर्बिटल OH माइनस ने अपना लोन पेयर देके यहाँ पे नया बॉन्ड बना चुका है। तो अब बोरॉन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था जैसे वहां पे है, अब बोरॉन के पास क्या है, 3 बॉन्ड बनाया है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी आपकी। और जब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे जब नहीं हो रही है, तो आपको इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो एक नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बीओ बॉन्ड लेंथ है इन H3BO3, इसका बॉन्ड लेंथ अगर हम मान ले हैं x और इसका बॉन्ड लेंथ हम मान लेते हैं y, तो हम ये बोल सकते हैं कि x लेस देन y होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने की वजह से एक नया बॉन्ड बना है, नया बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ है, आपका बॉन्ड लेंथ कम हो गया है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।